हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अकाउंटेंसी स्टूडेंट को जनरली टफ टॉपिक लगता है और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रोवाइडेड आप इस टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ लो। क्यों बनाया जा रहा है, क्या मेथड है बनाने का, उसको अगर आप लॉजिकली समझोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और मैं आपको ये बताऊंगा आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पहले अगर एकेडमिक लेवल पे देखा जाएगा, नॉर्मली अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो 11th-12th में तो ये आपके 12th में भी आता है। फिर अगर आप सीए करोगे तो सीए इंटरमीडिएट में भी ये आपको आ रहा है। और अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम में भी ये चीज है। मतलब जो भी अकाउंटेंसी पढ़ रहा है उनको अपने करिकुलम में कहीं ना कहीं ये टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ये एकेडमिकली हो गया। दूसरा चीज, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी बहुत ही जरूरी है एक कंपनी के लिए। तो इस चीज से आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, अगर हम एकेडमिकली छोड़ रहे हैं बट बाद में तो दिक्कत आएगी। अगर हम अच्छा सा करना चाह रहे हैं अकाउंटेंसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना आना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप बताओगे सर हाँ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तो हम बनाते हैं, कैश फ्लो तो आज तक कभी देखा नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा तो शायद आपने कंपनीज एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, जो भी कंपनी इंडिया में होगी उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 बोलता है कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ सर, इतना तो पता है कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बट सर हमारी नजर में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट होता है। द आंसर इज नो। अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 पढ़ोगे कंपनीज एक्ट का, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 नॉर्मली किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन होता है। तो सेक्शन 2 बोलता है कि एक कंपनी को फाइनेंस स्टेटमेंट जो बनानी होती है, जो 129 बोलता है फाइनेंस स्टेटमेंट क्या, फाइनेंस में क्या आता है, तो वो 5 चीजें बोलता है फाइनेंस में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही, बैलेंस शीट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 2 चीजें हैं जिनको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये चीज तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, बट यहां पे आपको देखना पड़ेगा जिस तरह से प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट पार्ट ऑफ फाइनेंस में, इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा अगर आप कल को कंपनी के अकाउंटेंट बने या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए क्योंकि हर कंपनी को अपने फाइनेंस स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ये आपको समझ आया बाय लॉ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैक्सिमम तो कंपनीज ही होती है। उसके बाद अगर आप नीचे लेवल पे आओगे, सोल प्रोप्राइटर लेवल पे या आप पार्टनरशिप लेवल पे आओगे, बोलो कि क्या सर उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? उनको बाय लॉ तो बनाना जरूरी नहीं है, मगर यहां पे याद रखो जब वो लोन लेने जाते हैं बैंक से तो मैक्सिमम बैंक्स जो है वो उनको उनकी बैलेंस शीट बोलते हैं, वो भी उनको बोलते हैं आप फाइनेंस स्टेटमेंट बोलते हो, और वहां पे वो उनको बोलते हैं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना लो। एक तो आज का कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट ईयर का तो बना दो और हमें प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बता दो ताकि हम देखें। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको बनानी पड़ती है या आपको कैश सीसी लिमिट का लोन लेना पड़ता है, वहां पे भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपको अवेल करनी पड़ती है या आपको लोन लेना पड़ता है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं और उसमें आपको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि हम अगर आपको लोन देंगे क्या आर यू इन अ पोजिशन टू गिव एज द इंटरेस्ट एंड द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, क्या आपके पास पोटेंशियल है वो देने का? तो आपने अपना प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो। आप दिखा दो कि आपके फंड्स कहां से आएंगे, आप यूटिलाइज कहां से करोगे, ताकि हम देखेंगे कि हाँ आप कैश जनरेट कर पाओगे, ताकि आप हमारा इंटरेस्ट और हमारा जो प्रिंसिपल है रिपे कर पाओ। तो उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी, आपको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एकेडमिकली देखा जाए या प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपको ये रखना है दिमाग में, आपको इतना ही नहीं रखना है कि ये 12th में 8 मार्क्स में है, सीए का 10 मार्क्स में आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, हम बाकी 90 करेंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहां पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ये तो हमने सीखना ही है। ठीक है,
ये एक चीज होगी क्लियर। ऐसे ऐसे करके हम एंड टू एंड इसको समझेंगे, आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि हाँ भाई ये तो हमें आगे भी फ्यूचर में हमें ये काम आएगा, तो हम इसको सीखेंगे। जिस तरह से पीएनएल को सीखे उस तरह से बैलेंस शीट को भी सीखे, इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी सीखेंगे, ठीक है। पीएनएल तो एक ही दिन में तो नहीं सीखा, टाइम लग गया ना, तो उधर टाइम लगा दिया क्योंकि पता था पढ़ना है, यहां पे भी टाइम लगा होगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज मैंने आपको बोली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं यहां पे दूसरी चीज बोलूंगा आपको। यहां पे अगर मैं देखूंगा लॉ ने तो बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। फिर लॉ में अगर देखा जाएगा शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया था बैलेंस शीट का, पीएनएल का। सेक्शन 120 ने बोला कि आपको पीएनएल बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। शेड्यूल 3 में आपको पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया था, इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, तो आपने उस फॉर्मेट में बना दिया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बना दे, पहले इसका नाम अगर पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट विच शोज द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस इन अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट विच शोज द स्टेटमेंट ऑफ द मतलब बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, वो मतलब बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बोलती है और वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलती है। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच शोज द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। फ्लो क्या हो सकता है सर, फ्लो हो सकता है इनफ्लो, फ्लो हो सकता है आउटफ्लो, जिसको हम ऐसे बोलते थे सोर्सेज ऑफ फंड्स। फंड्स यहां से मतलब कैश, कहां से कैश आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहां यूज कर दिया कैश। बस यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कहां से कैश आया और कहां से कहां यूज कर दिया, और उसका फ्रीक्वेंसी करते हैं। ओपनिंग कैश कितना था, साल में नेट कितना आया, प्लस नेट इनफ्लो, और वो मेरा आएगा क्लोजिंग कैश, ताकि एक रिकंसिलिएशन मिलेगा। ओपनिंग कैश कितना था और क्लोजिंग कैश कितना है उसका रिकंसिलिएशन पता चल जाए, तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और जाते हैं, कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट है, क्या रहेगा। तो जिस तरीके से कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का दे दिया गया, और ये चीज बोला जाए तो सेक्शन 129 ने बोला, सेक्शन 129 ने बोला कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाना है, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने शायद 12th वालों को अभी तक नहीं बताया है, सीए के स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ही इशू करता है, उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। जहां जब भी लगता है कि डिसयूनिफॉर्मिटी हो या एक से ज्यादा तरीके हैं अकाउंटिंग करने के, तो वहां पे एएस पिक्चर में आते हैं, वो बोलते हैं कि इन इश्यूज में आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। तो यहां पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में AS3 बोलता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे बनाओगे। तो अगर मैं आसानी से आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, सेक्शन 129 बोलता है चाय बनानी है, सेक्शन 129 बोलता है चाय बनानी है, और AS3 बोलता है कि ये चाय कैसे बनानी है। बस इतना ही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि AS3 में सब कुछ है। AS3 सिर्फ आपको बोलता है कि ये चाय जो आपने बनानी है कैसे बनाओगे, कि कोई किसी एक तरीके से बना सकता है, कोई दूसरे तरीके से, कोई पहले दूध उबालेगा फिर चाय पत्ती डालेगा, कोई पहले चाय पत्ती डालेगा पानी में फिर वो उसको उबालेगा, काढ़ा निकालेगा फिर दूध डालेगा। तो ये जो तरीके हो सकते हैं, AS3 बोलेगा आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और है कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट है जो आपको दिखाएगा कैश कैसे आया और कैश कैसे गया बिजनेस से पूरे साल में। तो इस चीज को करने के लिए AS3 बोलता है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती है, उनको हम 3 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे। पहला हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे, और मैं इसको ना इतना बाइफरकेट करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सबसे आसान टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बस वीडियो पूरी देखनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो बोलेगा कि बिजनेस जितने भी एक्टिविटीज करेगा, या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है,
या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकती है, या तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो सकती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज होगी बिजनेस की, वो या तो ऑपरेटिंग हो जाएंगी, या तो इन्वेस्टिंग होगी, या तो फाइनेंसिंग। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, आपको आइडेंटिफाई करना है वो एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये एक चीज हो गई। मैं यहां पर ना कुछ चीजें लिखूंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए समझना, ठीक है? थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे देना। मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले रहा हूं, टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नॉर्मली है, ठीक है? मैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस दोनों ओल्ड तरीके से लूंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? जिसमें यहां से मेरा जीपी आता है, ठीक है? आफ्टर मतलब परचेज सेल करके, परचेज सेल ओपनिंग स्टॉक क्लोज स्टॉक जीपी, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, फिर जाके नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं इसमें टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरा है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, एटसेट्रा। यहाँ पे मेरा करंट एसेट्स है, करंट एसेट में मेरा स्टॉक है, मेरे डेटर है, और मेरा कैश इन हैंड है, ठीक है? या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे मेरा शेयर कैपिटल है, ठीक है? और मेरी यहाँ पे डिबेंचर्स है या लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है? और यहाँ पे फिर मेरा करंट लायबिलिटीज है, जिसमें मेरा ट्रेड पेएबल है, जिनको मैं क्रेडिटर बोलता हूँ, क्रेडिटर बोलता हूँ, बिल्स पेएबल बोलता हूँ, या ऐसी ऐसी चीजें मेरी लायबिलिटीज है, ठीक है? ये मेरी बैलेंस शीट आ गई, ठीक? यहां तक। अब देखो, सबसे पहले एक्टिविटी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले हमने इन एक्टिविटीज के बारे में समझ गए, उसके बाद मैं बोलूंगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। बहुत आसान है पहले, बट इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, फिर फॉर्मेट को देखेंगे, फिर इन चीजों पे दोबारा आ जाएंगे। सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो आपके ऑपरेशंस है, उनमें जो आप एक्टिविटीज करते हो, उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। तो जो धंधा आप करते हो, जो बिजनेस आप करते हो, उसका जो मेन एक्टिविटीज है आपकी, वो रहेगी जिनसे आप रेवेन्यू कमाते हो, वो आपका बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं अगर एक ट्रेडर की बात करता हूं, अगर गुड्स का ट्रेडर है, तो परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये आपकी क्या रहेंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस। तो आपको फील आया, ये जो पीएनएल के आइटम्स है, द आइटम्स विच आर डायरेक्टली द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेनली द परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो सारे आइटम है जो रिगार्डिंग दैट ऑपरेशंस है, जो मेरा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, और ऑल द एक्टिविटीज आर एंसिलरी टू दैट activity are known as principal revenue generating activities and they are called as operating activities in cash flow statement। ठीक है, यहां तक ठीक हुआ? हाँ सर, हमें समझ आया पीएनएल के मोटा मोटी जो डायरेक्ट ये जो परचेज सेल है और ये जो एक्सपेंसेस जाते हैं, ये सारे तो हाँ रिलेटेड टू दिस ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडर की बात करेंगे। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूंगा तो एक स्टेप आगे जाता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, एंड देन सेल ऑफ दोज गुड्स, वो सारे उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएंगे। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया मिला होगा इस चीजें। कुछ चीजें होती है जिसमें इंसान को कंफ्यूजन होता है कि ये ऑपरेटिंग में आएगा नहीं आएगा, उन चीजों हम आगे लेंगे, बट मोटा मोटी 70-80% तो आपको क्लैरिटी आई होगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। तो ज्यादा एक चीज है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, एकेडमिकली जब आप पढ़ोगे तो आप ना क्या होता है, 70-80% चीजें आपको ना पहले ही गो में समझ आती है। हम प्रॉब्लम क्या करते हैं यार, वो 20% को 20%, इनफैक्ट वो 10% होता है, हम उस पर फोकस करते हैं, ये मुझे नहीं आया, ये मुझे नहीं आया। वो एक गलत अप्रोच है। नॉट ओनली एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, बल्कि एक पर्टिकुलर पेपर के लिए, एक एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रेटेजी को, अगर हमारा 80% 90% ऐसे हो रहा है, तो हमने उस पर कॉन्फिडेंस लेके चलना चाहिए कि हाँ ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। हम क्या बोलते हैं, हमें ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, उस पर हम अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको मोटा मोटी 70-80% समझ आया, तो इसको लेके आगे बढ़ो।
इसी मत अटको नहीं, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पहले प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज समझ आ गया, वो सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आए। उसके बाद आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉर्मली आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो चीजें भी है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो वो भी आता है। उसके बगैर भी वो एक्टिविटीज which are concerned with purchase of long term assets या जिनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी हो सकता है। अगर आप इन्हें बेच दिया तो वहां पे भी वो एक्टिविटी होगी ना बेचने की चलिए। मेनली तो हम इनमें क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट में परचेज ही करते हैं, रियरली हम कभी किसी फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारी ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, यहां पे जो पैसा लगाते हैं, ये है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये है उन एसेट्स में पैसा लगेगा जहां से आपको रेवेन्यू मिलेगा, which are used for providing the service or for producing the goods, जो आपके प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। तो इनको हम बोलते हैं, अगर मैं बैलेंस शीट में ये चीज लिखूंगा, इनको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और पीएनएल के जो मोटा मोटी सारे आइटम है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। और यहां पे आपको बताऊंगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको है, ये आपको पीएनएल और बैलेंस शीट से ही बनेगा। क्या हमने बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हमने बैलेंस शीट बनाया, उन दोनों से मिला के हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हमें उन्हीं से देखना है कि साल में कहां से कैश आया और कहां से कैश गया। अदर देन अगर बाकी इंफॉर्मेशन होगी, अगर पास कैश बुक है तो आप वहां से बना सकते हो, नहीं तो आप पीएनएल और बैलेंस शीट को यूज करके बना सकते हो, जो हम अभी ब्यूटीफुली बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इन्वेस्टिंग। आपको याद रखना सीधे जो फिक्स्ड एसेट्स है इनके रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन सबको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहां कहां पे आपने पैसा यूज कर दिया बिजनेस का, वहां से आ भी सकता है, क्योंकि फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है और फ्लो भी। अभी आगे आगे तुम लोग उस चीज को देखोगे। उसके बाद आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि आप कहां से अपना फाइनेंसेस अरेंज करते हो, पैसा लेते हो ना, कहां से लेते हो, कौन सा पैसा, फाइनेंसिंग। तो विच इज मेनली यूज्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल का पैसा, कैपिटल के लिए आपने शेयर्स इशू कर दिए वो, या आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, या आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, ये जो है आपका, ये आपका बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसके साथ क्या आएंगे, डेटर क्रेडिटर, परचेज ऑफ स्टॉक, ये सारा क्या आएगा, रेवेन्यू जनरेटिंग। तो अगर मैं आपकी बैलेंस शीट को एनालाइज करूंगा और उसको बाइफरकेट करूंगा विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो आपको पता चला शेयर कैपिटल हो, क्या डिबेंचर्स हो, क्या लॉन्ग टर्म लोन्स हो, देन मेनली कंसिस्ट द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना, फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। तो कहां से उसको सोर्सेज ऑफ द फंड्स जिनको बोलते हैं, कहां कहां से पैसा आ गया इसको, ठीक है, मतलब कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, डेट इक्विटी रेशियो, ये सारी चीजें, तो ये आपका बन जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगना, वो सारा चीज, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और बाकी जो है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, जिनको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ये तो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में ही होता है, रोजमर्रा के काम के लिए। ये और पीएनएल के ये सारे आइटम्स, ये आपका सारा क्या बनता है, ये आपका बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब वर्किंग कैपिटल जो है ये सारा चीज, इट इज टुवर्ड्स द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसे डेटर क्रेडिटर आ जाना, स्टॉक का परचेज कर देना, क्रेडिटर्स को पे करना, ये सारी आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, रोजमर्रा की एक्टिविटीज है, उनमें काम आता है। दीज आर द योर ऑपरेशंस, आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं, दीज आर योर ऑपरेशंस। इन्वेस्टमेंट आप हर बार तो नहीं करते हो फिक्स में इन्वेस्टमेंट, तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आगे, आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी, जो भी खरीदी, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग आएगी। और फाइनेंसिंग मतलब कहां से आप फाइनेंस रेज करते हो फॉर द कंपनी, इसमें मेनली आता है अपना शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का A to Z, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑपरेटिंग पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इन्वेस्टिंग पे कुछ और करेंगे, और कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं कि वो ऑपरेशन में आएगा या इन्वेस्टिंग में आएगा, वो अलग से डिस्कस करेंगे। पहले मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू एक लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अच्छा ये चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग आपको समझ आया, फाइनेंसिंग समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक जो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसको नोट करते जाओ और दिमाग को ओपन रखो समझने के लिए, ठीक है।
ये हो गया आपका थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद। उसके बाद हम फॉर्मेट को देखेंगे, बहुत आसान फॉर्मेट है। तो वो बोलता है AS3 कि आप क्या करो, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखो कैश फ्लो कितना है, तो आप लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो जब बोलूंगा खाली इट मींस इनफ्लो। अगर आउटफ्लो होगा मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आया कम है और गया कम है बिजनेस में, तो उसको बोलेंगे कैश यूज्ड या ऐसा बोलो कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। बट हम जब बोलेंगे खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इट मींस पॉजिटिव फिगर कि कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, नेट में कैश इतना आया। कैसे आया ऑपरेटिंग से कितना वो हम बाद में देखेंगे। पहला स्टेप आप सिंपल रखो याद, सबसे पहले हम क्या करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर यूज्ड होगा, अगर ऑपरेशन में ज्यादा यूज हुआ होगा तो वो आपका नेगेटिव फिगर में जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट आप परचेज ही करते हो, तो हो सकता है कि इससे उस साल नेगेटिव फिगर है, मतलब ये यूज्ड है, तो यहां पे करेक्ट वर्ड आएगा कैश जब टोटल होगा आप यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सपोज, ठीक है। ये देखना पड़ेगा उस साल पॉजिटिव है ही नेगेटिव। तीसरी चीज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश आया है या कैश गया है। सपोज आपने शेयर कैपिटल इशू कर दिया हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आया है। आपने डिबेंचर से पैसा उठाया है तो कैश आएगा। आपने सपोज इस साल डिबेंचर्स को रिडीम किया है, लोन को पे कर दिया तो कैश गया होगा। फिर नेट इंपैक्ट दिया है, कैश आया है या कैश गया है। सपोज यहां से भी कैश आया है तो पॉजिटिव, फिर इनको करेगा टोटल, तो यहां पर कैश फ्लो नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपको इन तीन का टोटल करोगे, उसको करोगे ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। तो क्या निकलेगा आपका, ये आपको इस साल आया, ये आपका ओपनिंग था, तो आपका क्या निकलेगा क्लोजिंग कैश। मैं तो अभी कैश ही लिख रहा हूं, आगे फिर कैश इक्विवेलेंट भी आएगा वो हम आगे करेंगे, कैश बैलेंस, ठीक है। तो आपने निकाला इस साल नेट में क्या आया, ऊपर नेट में टोटल क्या आया वो आया, उसको ऐड किया ओपनिंग। जब आपने साल स्टार्ट किया था आपके पास इतना कैश था, इस साल नेट में इतना कैश आया तो आपको क्लोजिंग। अगर आपको ये रिकंसाइल हो गया इट मींस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है और आपका कैश का रिकंसिलेशन भी हो गया। अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बोलूंगा, अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हो तो आप इस चीज का फायदा हो, ये मैंने स्टार्ट में नहीं कवर कर दिया, ये मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। एकेडमिक इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बोल ही दे दी, लॉ के हिसाब से भी तो मैंने आपको बोल ही दिया। तो एक और तरीका यहां पे बहुत ही जरूरी है कि इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बताता हूं कितना इंपॉर्टेंट समझना। मैं यहां पे दो एग्जांपल्स देता हूं, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड, दूसरा बिजनेस है वाई लिमिटेड। अगर आप ओपनिंग कैश देखते हो इसका और क्लोजिंग कैश देखते हो, इसका ओपनिंग कैश है 20 लाख और क्लोजिंग कैश है 35 लाख। और एक दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड जिसका ओपनिंग कैश है 20 लाख और क्लोजिंग कैश है 30 लाख। तो अपेरेंटली आपको क्या लगता है सर, अपेरेंटली अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट्स को दोनों की तो हमें लगता है कि एक्स ने ज्यादा कैश जनरेट कर दिया है। तो आपको लगता है कि एक्स ने शायद अच्छा परफॉर्म किया है कि एक्स के पास कैश ज्यादा है और वाई के पास, वाई ने कैश कम ही जनरेट किया है, वाई ने 10 लाख ही जनरेट किया है। मगर जब आप इसको एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है, आप देखते हो कि ये एक्स को जो 20 लाख था ये 35 लाख कैसे बना। तो आपने पता चला
कि इसने तो इस साल तो कमाया है जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो आपको पता चला ऑपरेशन से तो इसने 2 लाख रुपया कमाया है और 13 लाख रुपया तो इसने लोन लिया है। 13 लाख से तो वहां से ही आया है। तो ये ओपनिंग हो गया इसका, ये टोटल आया 15 लाख और ओपनिंग क्या आया था सपोज इसका 20 लाख, तो इसका आया 35 लाख। और उसके बाद जब आपने वाई को देखा तो आपको पता चला वाई ने तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है सपोज, तो इसने ऑपरेशन से 10 लाख रुपया कमाया है, कोई लोन नहीं लिया है, तो ये 10 लाख इसका आया और ओपनिंग 20 था 30। तो आपको पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद इट इज द वाई विच हैज परफॉर्म्ड बेटर देन एक्स। एक्स ने तो 2 लाख ही जनरेट किया ऑपरेशन से, इसने तो 13 लाख रुपया लोन लिया है और जो कैश बढ़ा है वो तो लोन की वजह से बढ़ा है। तो कौन सा अच्छा काम कर दिया इसने? तो जो पिक्चर पहले आपके जहन में थी बाय लुकिंग एट दीज फिगर्स वो चेंज होगी जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। फिर आपको पता चला कि नहीं भाई वाई ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया है। एक दूसरी एग्जांपल में देता हूं, अगेन एक्स और वाई की बात लेता हूं मैं पहले तीन एग्जांपल दूंगा, मैं एक और एग्जांपल दूंगा मैं। देयर इज अ कंपनी who has performed exceptionally well. X Limited is saying that we have earned a profit of 2 crore rupees. 2 करोड़ का प्रॉफिट है इनके पास और जब शेयर होल्डर्स को पता लग रहा है कि हमारा तो कंपनी का 2 करोड़ का प्रॉफिट है और वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि इस साल का डिविडेंड तो बहुत अच्छा आएगा। बट जब वो बैलेंस शीट को देखते हैं और जब मीटिंग होती है, एजीएम होती है, द बोर्ड इज सेइंग दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डिविडेंड। शेयर होल्डर बोले ऐसा क्या हो गया मेरे भाई, आप तो बोल रहे थे कि हमारा तो 2 करोड़ का प्रॉफिट है तो हमारा डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा है? तो पता चला जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो हमें पता चला ये जो 2 करोड़ का प्रॉफिट है ये तो प्रॉफिट है बट कैश जनरेट नहीं हो पाया है। या तो ऐसा बोलो कि इन्होंने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा लगा दिया है, यहां पे इसने पैसा फंसा दिया है। ऑपरेशंस में आप देख रहे हो इन्होंने उधार पे काम कर दिया है, उधार में काम किया है, प्रॉफिट तो कमाया है बट सारा पैसा डेटर के पास है और पैसा स्टॉक में फंसा हुआ है। जो पैसा कमाया उसको स्टॉक में लगा दिया, फिक्स एसेट में परचेज कर दिया। तो उन्होंने फिक्स एसेट इतने परचेज कर दिए और उनके पास तो कैश कुछ है ही नहीं। जो ओपनिंग 20 लाख का कैश था वही 20 लाख का इस साल कुछ जनरेट ही नहीं हुआ है। जो ओपनिंग कैश था वही 20 लाख का कैश है। आप देख रहे हो 2 करोड़ का प्रॉफिट था और ओपनिंग कैश 20 लाख था, क्लोजिंग कैश भी 20 लाख है। आप तो बोले भाई ये क्या बात हो गई है, आप तो बोले 20 लाख का ओपनिंग कैश था, इस साल आपने 2 करोड़ कमाया, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया होगा आपके पास, अब तो कैश वही 20 लाख टका। पता चला जितना भी कैश था वो सारा फंसा हुआ है। कहां पे? फिक्स्ड एसेट परचेज कर दी है आपने, ऑपरेशन में उधार पे काम कर दिया, ऑपरेशन में वहां पे या उधार में नहीं आपने स्टॉक परचेज कर दिया तो वहां पे ही कैश फंसा हुआ है। यू आर नॉट एबल टू जनरेट द कैश, दो यू आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट बट यू आर नॉट एबल टू जनरेट द कैश। तो वो कब पता चलेगा? जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाओगे। तो समझ आया कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना वो तो ठीक था कि लीगली बनाना जरूरी है, एकेडमिकली हर जगह आएगा, बट इसके यूजेस भी तो है, तभी तो लॉ ने मैंडेटरी कर दिया। ये कंपनीज तो बहुत खेलती है ना। कंपनी में हमने पढ़ा कि ओनर्स अलग है और मैनेजमेंट अलग है, तो मैनेजमेंट तो खेल भी सकती है। तो दिखाओ ना, रिकंसिल करके दिखाओ कहां पे कैश फंसा हुआ है, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता लगे कि इस कंपनी को क्या इफेक्टिवली कैश यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने बोला था, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बोल दी, अब तीसरे एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। इस तरह से कंपनी की गलतियों का पता चल जाएगा और शेयर होल्डर अगर एजुकेट होगा तो वो क्वेश्चन रेज करेगा कि आप क्या कर रहे हो ये चीजें। ये मैंने 2 एग्जांपल्स बोल दी, अब मैं आपको एक तीसरी एग्जांपल बोलूंगा। एक तीसरी एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, 2 एग्जांपल्स हो गई, कहां पे था मैं? एक एग्जांपल मैंने आपको ये बोल दी कि कंपनी, हाँ तीसरी एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं। जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया, आपको पता चला कि एक कंपनी ने यहां से, छोटी कंपनी है, 1 करोड़ तो यहां से जनरेट कर दिया, 1 करोड़ यहां से जनरेट कर दिया। इन्वेस्टिंग में सपोज 20 लाख रुपया लगा दिया,
ठीक है, 1 करोड़ यहां से जमा दिया और इन्वेस्टिंग में भी इसने 20 लाख रुपया लगा दिया। उसके बाद फाइनेंसिंग में देखो तो पता चला इसने 50 लाख का लोन ले लिया है। ठीक है, तो नेट में कितना हुआ 1.3 करोड़ और इसका ओपनिंग था 20 लाख, टोटल आया 1.5 करोड़। तो यहां पे इसको शेयर होल्डर बोलेंगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, जब तुम्हें 1 करोड़ रुपया यहां से आ रहा था और तुम्हारे नेट इन्वेस्टमेंट तो 20 लाख की थी और तुम्हारा 80 लाख ही तो सरप्लस था, हमें बता दो तुम्हें लोन लेने की क्या जरूरत थी? तुम बेवकूफ हो क्या? इंटरेस्ट पे पैसा लेने की क्या जरूरत थी जबकि तुम्हारा ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ गया था। और यहां पे ओपनिंग कैश 1.20 लाख था, आपने 1.5 करोड़ रुपया तो यहां से 1.3 करोड़ रुपीस तो जनरेट कर दिया है। तो जरूरत क्या थी भाई इस 50 लाख के लोन लेने की जब रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैश आ ही गया था? तो इस तरह से भी शेयर होल्डर उनको बोल सकते हैं कि आप ये गलत कर दिया, मैनेजमेंट को खुद पता चलेगा कि हमने तो ब्लंडर कर दिया था। तो इससे आपको समझ आएगी जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो गलतियां आपसे हो सकती थी, आप उनको उन गलतियों से बच सकते हो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। आप फ्यूचर के प्रोजेक्शंस कर सकते हो कि आगे साल में हमारी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट कैसी रहेंगी। आपको पता चला ऑपरेशन से अच्छा कैश आ रहा है तो यू कैन कंक्लूड कि हमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑपरेशन से तो कैश आ ही रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि हमारा टारगेट रहेगा हमारे 10 करोड़ की सेल होनी है साल में तो हमें फंड जरूरत पड़ेगा, आप लोन नहीं लोगे। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से बनाए आपको पता चलेगा कि विद इन द ईयर तो खुद भी रेवेन्यू तो जनरेट होता है ना, उससे परचेज करेंगे, वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो बढ़ा के हम सेल परचेज कर सकते हैं, हमें लोन वर्किंग कैपिटल लोन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्शन अच्छे से कर सकते हो, तभी बैंक वाला भी आपको बोलता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो, वी विल बी सीइंग कि आपके कैश फ्लोज कैसे रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी कि फॉर्मेट तो इतना ही है, ऑपरेशन से निकालने कैसे निकालेंगे वो आगे बता दूंगा, इन्वेस्टिंग से फाइनेंसिंग उनका टोटल करेंगे, नेट पता चलेगा कि साल में कितना आ गया, उसको ओपनिंग ऐड करेंगे तो हमको क्लोजिंग आएगा। कुछ प्रैक्टिकल यूजेस बता दिए मैंने जिससे आपकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अदर देन दैट कि लॉ से मैंडेटरी है, आपको मैंने 3 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर दी कितना इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। बाकी आप अपनी बुक से थोड़ा थोड़ा देख लेना, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ये चीजें कैसी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं बुक से थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप खुद देख लेना। बाकी मोटा मोटी तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया और फिर आपको थ्योरी पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आ जाऊं, मैं एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो यहां पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जो छोटे छोटे इश्यूज है, डिबेटेबल इश्यूज है, उन पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा तो ये जो मैंने अभी बोला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर मैं अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा यहां पे, अगर मेरा बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब दूसरा स्टेज आता है वो, पहले ऑपरेटिंग आता है। तो यहां पे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इधर मैं लिखता हूं रिसीट्स। रिसीट्स कैसे हो सकता है, और यहां पे लिखता हूं पेमेंट्स। सपोज रिसीट्स कैसे होता है, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैंने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करता मुझे कितना कैश आया, सपोज मुझे 2 लाख कैश आया, और मैंने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कर दिया, मैंने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कर दिया 5 लाख का, तो ये नेगेटिव फिगर आएगी। और सपोज मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी थी और वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दी थी, तो इन्वेस्टमेंट से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कहीं पे किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, ठीक है, जैसे एफडी वेफडी या कुछ भी लगा दिया, और वहां से मुझे क्या आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट 10,000 का आया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिसीट आया। तो इन सब का कहां से आया, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके, फिर वहां से जो आया रिसीट पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, टोटल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम 2,10,000 और उसमें से चले गए 6 लाख, तो 3,90,000 का नेगेटिव फिगर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम। तो इसको आएंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये बहुत सिंपल है। इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी बहुत आसान है, कहां से कैश आया और कहां कैश गया। चाहे आप रिसीट पेमेंट लिखो या ये भी ना लिखो, तो आप बोलोगे ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो वो भी बहुत आसान है।
तो आप बोलोगे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर से आपको 5 लाख आए, आपने डिविडेंड पे कर दिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 50,000, तो क्या हुआ माइनस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे आपने 2 लाख रुपया दे दिए, बस सपोज इतना ही है, तो कितना हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना, 5 लाख इशू कर दिया तो वहां से 5 लाख कैश आया, 2.5 लाख रुपया दे दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेट आउटफ्लो कितना, इनफ्लो कितना हुआ 2.5 लाख रुपया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2.5 लाख रुपया। इस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, दोनों बहुत आसान है। अब रहा सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपको याद रखना है। कोई बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वो गलत है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों तरीके से सेम है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे, उसके 2 मेथड्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे उसके 2 मेथड्स है। वन इज डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इनडायरेक्ट मेथड वाला, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है टफ है कैश फ्लो। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान है, मतलब सबसे आसान है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बाकी चीजें बच्चों को सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की वजह से टफ लगता है और वो पूरे टॉपिक को छोड़ देते हैं। मैं सबसे ज्यादा टाइम इस इनडायरेक्ट मेथड पे लगाऊंगा और इसको इतना अच्छे से कराऊंगा, इतने आसान से कराऊंगा कि आपको लगे कि हाँ भाई ये सबसे आसान टॉपिक है, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और बहुत ही लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं इस पे आ जाऊंगा, मैं पहले बता दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझ आ गई सारी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट के, तो वहां से आपको कैश फ्लो बताना है। तो आपके पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली बोलोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां, जिस तरह से इन्वेस्टिंग से बोला डायरेक्टली कि कहां से इनफ्लो आया कहां से आउटफ्लो होगा, फाइनेंस से कहां से आया कहां से कहां चला गया, तो वो आपको पता चला। इस तरह से आप यहां पर भी कर सकते हो ऑपरेटिंग कहां से, जैसे सेल कर दी, कैश सेल्स कर दी तो पैसा आया, यस सर। अगर मैं यहां पे लिखूंगा रिसीट्स, सीधे बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से कैश आया, सर हमने सेल कर दी कैश में, वहां से पैसा आया। सर रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया, कैश बुक को पकड़ लो सीधे पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो डाल दो। सर हमने ना कैश पेमेंट परचेज कर दी, उससे कैश गया होगा। सर हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, सर हमने सैलरी पे कर दी, सर हमने रेंट पे कर दी, ये सारा को प्लस माइनस, तो यहां से आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कुछ मुश्किल बात है नहीं सर, बहुत आसान है। कहां से कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कहां पे कैश गया ऑपरेटिंग से, प्लस माइनस नेट में पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया है कि गया है। यह भी बहुत आसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो है इनडायरेक्ट मेथड, जिसपे हम सबसे ज्यादा टाइम लगा देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अगेन जो मैंने स्टार्ट में बनाया था मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे, और मैं चाहूंगा आप सबसे कि 10 से 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए जो अपने कान है आपके, आप चौकन्ने रहना, मतलब 2 कान नहीं 4 कान से सुनना है आपने, और पूरा फोकस कर देना इस पे, दिमाग में कुछ और नहीं रखना है। जो मैं बोलूंगा उनको पूरी तरह से अपने दिमाग में जाने देना है, जो मैं आपको यहां पे बता दूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो मुझे यहां पे ना एक्चुअली बैलेंस शीट बनानी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, वहां से मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा मुझे कहीं बैलेंस शीट या कुछ मिल जाए
तो मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, मैं यहाँ पे परचेजेस, मैं यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे जीपी। ये इधर जाएगा बाय जीपी। यहाँ पे मैं सैलरीज लिखूंगा, यहाँ पे मैं रेंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं रेंट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी आ गया, रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, और यहाँ पे मेरा आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट, और यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं, हाँ बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली बैलेंस शीट्स मुझे दो सालों की बनानी पड़ेंगी, 2018 की और 2019 की, 2018 की और 2019 की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी हैं, ठीक है, जो मुझे काम आएगी मैं वो दिखा दूंगा। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा स्टॉक 30,000, 40,000। मैं डेटर लूँगा 25,000, 20,000, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे मेरी शेयर कैपिटल कुछ आएगी, मेरे डिवेंचर्स कुछ आएंगे, मेरे क्रेडिटर्स आएंगे। तो मुझे क्रेडिटर्स जो आपने इंपॉर्टेंट है मैं बोल लूँगा 50,000 और 72,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ फिगर्स लूँगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 30,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है। सपोज मेरी सेल्स यहाँ पे 5 लाख है और मेरे जो सेल्स 5 लाख है और मेरी परचेज जो है वो 4 लाख है, ठीक है। तो मेरा जीपी आया 4,12,000, सपोज मैं लेता हूँ 4,12,000, और यहाँ पे मेरा जो जीपी आया 5,40,000 टोटल करके। इसमें से मैं माइनस करूँगा -4,42,000, तो यह आया मेरा 98,000 का जीपी आया मेरा, ठीक है। सपोज ये मेरा 70,000 है, ठीक है। ये मेरा जीपी आया 98,000 और यहाँ पर मुझे सपोज 12,000 का फ़ायदा हुआ, तो ये बन गया 1,10,000। इसमें से मैंने सैलरी पे कर दी 20,000, मैंने रेंट पे कर दिया 10,000, मेरी डेप्रिसिएशन है 10,000, मेरा इलेक्ट्रिसिटी है 5,000, ठीक है। मेरा रेंट सपोज 30,000 है और यहाँ पर मेरा रेंट पेएबल था 2018 में 36,000 करता हूँ मैं, रेंट पेएबल था मेरा 3,000 और रेंट पेएबल है मेरा 6,000, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा मेरा प्रॉफिट, वो बनेगा 1,10,000 माइनस
20,000 माइनस 36,000 माइनस 15,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 39,000। ये बहुत मतलब मैंने कोशिश कर दी कि एक ऐसी एग्जांपल ले लूँ जिससे मैं आपके ये सारे डाउट्स जो है वो दूर करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो था, हम क्या करते थे, हम कैश बुक को पकड़ते थे और वहां से देता कहां से कैश फ्लो आया और कहां से आउटफ्लो आया, सेल से कितने कैश सेल थी और डेटर से कितना लिया, पेमेंट्स में हम देखते थे क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया, कैश पेमेंट कितना कर दिया, सैलरी कितना पे कर दिया, रेंट कितना पे कर दिया। वो था प्योरली कैश बेसिस पे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ हम कैश के बारे में बोलेंगे। तो जो कैश बेसिस पे जितना पेमेंट कर दिया इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्रू कितना हुआ था वो नहीं देखते हैं, क्योंकि कैश का हमने देखना है फ्लो कहां से आया और आउटफ्लो कैसे हो गया। तो वो था प्योरली कैश बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, वो था डायरेक्ट मेथड। इसी तरीके से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली देखते थे कहां से कैश है कहां से कैश गया। तो उसके लिए आपके पास कैश बुक होना सफिशिएंट है। अगर आपके पास कैश बुक बनी हुई है तो आप पूरा बता सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कहां से कैश है और कहां से गया। सपोज आपके पास कैश बुक नहीं दी है तो क्या आप इनडायरेक्ट मेथड से आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना सकते हो। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड आपको कहां पे यूज करना है, खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपको डायरेक्टली बताना है कहां से आया और कहां गया। अब देखो ये मैं आपको यहां पे बता दूंगा इनडायरेक्ट मेथड से, ये मैंने एग्जांपल कुछ दी है। इनडायरेक्ट मेथड से हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, मैं यहां पे रेड पेन लूंगा और एक एक करके हम इन आइटम्स को ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से। हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट को, क्या लेते हैं, जो आपको नेट प्रॉफिट आया है हम एज्यूम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम एज्यूम करते हैं कि जो ये नेट प्रॉफिट है ये पूरा कैश में आया है। ऐसे इसको याद रखो, नेट हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमने निकालना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है उसको बेस लेते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना था, 39,000। अब इसको ऐसे याद रखो, आप एज्यूम करो कि हमने साल में इतना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं इतना तो हमने कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया होगा, क्योंकि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, सेल परचेज सारा मैंने आपको बोला ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट। तो हम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से हमने 39,000 कैश कमाया होगा, कैश इनफ्लो 39,000 आया होगा। ये एजम्पशन है, ये दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन जो आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगा, रट्टा नहीं रखना है। आप एज्यूम करो, हम एज्यूम करते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर 39,000 आया है, इट मींस जो 39,000 हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया होगा। यहां तक ठीक है। फिर हम जब एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, हम एक एक आइटम को लेते हैं, जब मैं ऊपर गया यहां पे तो मेरी नजर इस आइटम पे पड़ी जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, यहां पे मैं बोल रहा हूं 39,000 तो मुझे कैश आया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, पर जब मैंने ऊपर डेप्रिसिएशन को देखा 10,000, तो मेरी अकाउंटिंग की नॉलेज उतनी है कि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब पीएनएल में मेरा प्रॉफिट इसकी वजह से कम हुआ होगा मगर मेरा कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ होगा। तो मैं बोलता हूं नहीं 39,000 नहीं, मेरा तो 49,000 होना चाहिए। क्यों, ये डेप्रिसिएशन से कैश थोड़ी गया होगा, तो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से तो मैंने कैश ज्यादा कमाया होगा। तो मैं बोलता हूं ऐड डेप्रिसिएशन, मेकिंग सेंस, हाँ सर डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल ऐड होना चाहिए, डेप्रिसिएशन 10,000, वेरी गुड। फिर मैं और एनालिसिस करता हूं, मैं देखता हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 12,000, फिक्स्ड एसेट मैंने भेजा है, वहां से मैंने 12,000 कमाया। तो मैंने तो अभी बोला था आपको फिक्स्ड एसेट परचेज और सेल करना, ये तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, मेरा धंधा जो है फिक्स्ड एसेट को बेचना है नहीं है,
उनमें मैं पैसा लगाता हूं, दे हेल्प मी इधर इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज और इन द रेवेन्यू जनरेशन, बट दे आर नॉट द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. माय रेवेन्यू जनरेटर बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एंड receipt from the debtors. These are the transactions which are my operating activities. Fixed asset is the investing activity. तो वहां से जो प्रॉफिट आया वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए. तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन से मुझे 39 आई एग्री प्लस 10 49, मगर ये जो 12,000 है ये तो मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आया है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है. तो ऑपरेशन से मुझे कितना कैश आया है, तो मैं ये 12,000 जो यहां से मैं ऐड किया था, इस 12,000 को मैं लेस करता हूं. तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, आप क्या करो, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड है ना, इसको लेस करो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग से तो नहीं कमाया. मुझे सिर्फ फोकस करना है व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाया. पहले मैंने बोला पीएनएल है ना, तो 39 तो कमाया होगा, फिर बोला नहीं 10 और कमाया होगा क्योंकि इससे तो कैश गया नहीं होगा, तो कैश फ्लो मेरा 49 हो सकता है. फिर नहीं नहीं नहीं, ये 12,000 जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये 12,000 में इसमें से माइनस करूंगा. तो मैं लेस करूंगा यहां पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो ये जो 12,000 है ये मैंने इसको लेस कर दिया. ठीक है, मेकिंग सेंस. हाँ सर ठीक है, यहां पे ये भी कवर हो गया. एक एक आइटम को लेते हैं, फिर सैलरी को देखते हैं. सैलरी का मैं बोल रहा हूं, यहां पे सैलरी में बोल रहा हूं कि 20,000 की सैलरी है. तो क्या बैलेंस शीट में कुछ लिखा है सैलरी के बारे में? नहीं सर, बैलेंस शीट में सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है. इट मींस 20,000 का खर्चा हो गया, 20,000 का पेमेंट कर दिया है, तो डेफिनेटली 20,000 का पेमेंट गया होगा. मैं रेंट पे जब देखता हूं, रेंट मेरा खर्चा दिखा रहा है. ये याद रखो, यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस जो है ये एक्रूअल बेस पे बनता है, ये एक्रूअल बेस पे बनता है. ये तो आपने पढ़ा ही है. हाँ सर, ये एक्रूअल बेस पे बनता है. मैं दिखा रहा हूं कि मेरी रेंट जो है वो 36,000 की है, मतलब एज्यूम 3,000 पर मंथ. 3,000 इंटू 12 दैट इज 36,000. अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, 36,000 का 36,000 मैंने कैश पेमेंट कर दिया होगा, तभी तो मैंने बोला 13,000 से एज्यूम करके कि ये 36,000 मैंने पे कर दिया. फिर मैं एक बार बैलेंस शीट पे आ रहा हूं. क्या बैलेंस शीट रेंट पेएबल के बारे में कुछ बोल रही है? द आंसर इज यस. सर ये रेंट पेएबल के बारे में कुछ बोल रही है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया. तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2018, सपोज मैं 2019 कैलेंडर ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं. मैं थोड़ा सा डिवेट कर रहा हूं आपको आसानी के लिए, अदरवाइज ये फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है. मैं 2018 कैलेंडर ईयर होता हूं, 2019 कैलेंडर ईयर होता है, और 2019 के लिए मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं. तो यहां पे बोल रहा था लास्ट में क्या था, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट थी लास्ट वाली, तो 3,000 मेरा रेंट पेएबल था, और आज की डेट में देख रहा हूं 6,000 मेरा रेंट पेएबल है. तो इससे आपको कुछ समझ आया? सर इससे हमें यह समझ आया कि हमने जो 36,000 का 36,000 दिखा रहे, हमने 36,000 का 36,000 इस साल आउटफ्लो नहीं हुआ है. तो इसके दो तरीके करने के हैं. हमने रेंट का खर्चा दिखाया 36,000, रेंट का खर्चा मैंने दिखाया था 36,000 इस साल का एक्रूअल बेसिस पे. मगर अभी जब मैं रेंट पेएबल की बात कर रहा हूं, पिछले साल का 3,000 पेएबल था, इस साल का 6,000 पेएबल था. इट मींस पिछले साल का 3,000, दो तरीके देखने के. एक, पिछले साल का 3,000 जो था, अभी तो 3,000 और बढ़ गया. इट मींस इस साल का 3,000 भी मैंने पे नहीं किया, तो मैंने पे कितना किया होगा? सर इस साल तो मैंने रेंट 33,000 ही पे किया होगा. सर इस साल तो मैंने रेंट 33,000 ही पे किया होगा. मैं जो यहां पे बेसिस लिया, यहां पे जब मैंने 39 बेस लिया, तो मैंने माना 36 का 36 पे किया होगा, पर जब मैंने एनालिसिस कर दिया तो मुझे पता चला नहीं, मैंने 33 ही पे कर दिया. तो आपको फील आ रहा है सर हमें 3,000 जो है 3,000 ऐड करना पड़ेगा. नहीं समझ आया? मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, पहले इसको समझ लो. तो क्या आपको फील आ रहा है कि मैंने इस साल 33,000 कैश पे कर दिया? इसके दो तरीके हैं. एक तरीका जो मैंने अभी बताया, दूसरा तरीका है अगर मेरा 3,000 रेंट था, अगर मेरे 3,000 था, तो ये 3,000 तो मैंने पे कर दिया होगा. हाँ सर ये 3,000 तो मैंने पे कर दिया, प्लस इस साल का रेंट कितना था? 36,000 एक्रूअल बेस पे. उसमें से अभी कितना पे नहीं किया मैंने? सर लायबिलिटी तो 6,000 है, 36 में से 6 उतारो, कितना हुआ? इट मींस इस साल का 30,000 ही पे कर दिया है. अगर तुम एज्यूम करोगे कि पिछले साल का रेंट तुमने पे कर दिया होगा, मतलब वो मार्च का रेंट था 3,000, तो तुमने अप्रैल की 7 तारीख को पे कर दिया या 1 तारीख को पे कर दिया, तो 31 को तो वो पेएबल था, वो 3,000 तुमने पे कर दिया, और वो तो 3,000 हो ही गया.
मेकिंग सेंस सर? हाँ वो 3000 तो हम बोलते हो गया। इस साल का कितना था? 36,000। लाइबिलिटी कितनी है? 6,000। इट मीन 36 में से 6 पे नहीं करता, कितना किया? 30,000। 30,000 वो, 3,000 वो, कितना हुआ? तो एक तरीका है ये 3,000 और वो 30,000, सर आपने टोटल 33,000 पे कर दिया है। या दूसरा तरीके से देखो, आप बोलोगे 3,000 तो पिछले साल की लाइबिलिटी थी, इस साल 6,000, मतलब 3,000 और लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब 3,000 और कम पे कर दिया। 36,000 पे करना था, 3,000 नहीं किया, तो टोटल 33,000 किया। तो बेस्ट तरीका है, आप बोलो कि ये पिछले साल का पे किया होगा 3,000, तो इस साल का कितना था? 36 में से लाइबिलिटी कितनी है? 6,000 अभी, इट मीन 30,000 पे कर दिया। ये 3 और 30, 33,000 तुमने पे कर दिया। यहां तक समझ आया? हाँ सर, ये तो समझ आया कि 33,000 पे कर दिया। अब क्या करना है सर? 3,000 की क्यों ऐड करना है? 33,000 लेस क्यों नहीं करना है? वो देखो, ये आपको समझ आया कि 33,000 हमने पे कर दिया। अब देखो, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये 39 कब आया? सर ये 39 आया 36 लेस करके, मगर प्रैक्टिकली क्या हुआ है? हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं सर, कैश आउटफ्लो 36,000 नहीं हुआ है, कैश आउटफ्लो 33,000 हुआ है। तो मैंने 36 लेस किया था, मैंने एज्यूम किया था 36 लेस करके 39 आया। बट प्रॉब्लम क्या है? रियलिटी में क्या चीज है सर? हमने कैश 36 पे नहीं किया है, कैश हमने 33 पे कराया, तो 3,000 तो और होगा अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास कैश, तो कैश आउटफ्लो तो कम हुआ होगा। तो हम इनके बैक एंड कैलकुलेशन करते हैं, तो हम बोलेंगे एड इंक्रीज इन रेंट पेएबल। रेंट पेएबल 3,000 बढ़ गया, तो उसको हम ऐड करेंगे। सीधी सी बात आपको फिर याद रखनी है, 3,000 से 6,000 बढ़ गया, तो ये 3,000 बढ़ गया, इट मीन्स यहां पे आउटफ्लो उतना नहीं होगा। जब आपका करंट लायबिलिटी बढ़ गया, इट मीन्स, तो इसका बोलते हैं इंक्रीज, वो मैं बताऊंगा आगे क्या फॉर्मूलाज है, बट अभी मैं लॉजिक के लिए आपको समझा रहा हूं कि रेंट जो है, रेंट पेएबल बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, इट मीन जो आपका एक्रूअल बेस पे बोलो कि इतना कैश आउटफ्लो हुआ, उतना कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, कैश आउटफ्लो उसमें कम हुआ। अगर आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, इट मीन आपका कैश पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। तो यहां पे आप जब एक्रूअल बेस पे पूरा आप बोलते पूरा का पेमेंट पे एज्यूमिंग पूरा कैश में गया है, पर वो कैश में नहीं गया ना, बट लायबिलिटी बढ़ गई है, तो रेंट पेएबल हम ऐड करेंगे। ये हो गया, यहां तक भी ठीक हुआ। सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, इट मीन 5,000 का खर्चा था, 5,000 पे कर दिया। अब ऊपर आ जाते हैं, इनको एनालाइज करते थे। पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। यहां पे देखो, स्टॉक की बात करेंगे, यहां पे स्टॉक की बात करेंगे। इससे देखो क्या हुआ, जब स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक 10,000 का बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब हम एनालाइज कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और जब एक क्रेडिट साइड से आया तो इससे क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर, प्रॉफिट तो बढ़ गया। अगर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बराबर होता, 30,000 और 30,000 होता, तो ये कितना होता? 88 होता। बट ये 40,000 हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ? ये प्रॉफिट 98 हो गया। तो आपको यहां पे ये फील आया कि ये जो इसमें 10,000 का प्रॉफिट है, ये तो नॉन कैश प्रॉफिट है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, उस प्रॉफिट तो इधर छुपा है सेल और परचेज में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के चक्कर में, बट अपेरेंटली आपको क्या स्टॉक बढ़ने की वजह से ये बच रहा है। तो एसेट्स में जो पैसा बढ़ा है, तो उससे क्या हुआ? आपका कैश जो है वो क्या हुआ होगा? कम हुआ, ज्यादा हुआ होगा? जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो तो स्टॉक में है ना, वो 10,000 का प्रॉफिट तो स्टॉक में है, उससे आपने स्टॉक परचेज कर दिया है। तो यहां पे आपने देखा ये जो 30,000 से 10,000 हो गया है, तो आपने स्टॉक परचेज किया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने ये देखा कि 10,000 का प्रॉफिट जो है वो तो स्टॉक में फंसा हुआ है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला जिससे आपको क्लियरिटी समझ आएगा, मैं उसको करूंगा। मैं यहाँ पे ये चीज रब कर लेता हूँ, इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ पे रब करता हूँ, मैंने आपको वो चीज समझाने। पहले आप देखो यहाँ पे एनालाइज करने को, स्टॉक जो था 30,000 था, अब 40,000 हो गया। तो आप सिंपली याद रखो, जब स्टॉक में कितना पैसा फंस गया और 10,000 रुपया, तो आपने जब ऊपर एक्रूअल हिसाब से बोला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे। बट यहां पे आपको पता चला, इसको मैं अगर लिखूंगा, इट वॉज 30,000 प्लस 4,12,000 माइनस 40,000,
विच इज इक्वल टू, एक मिनट, 4,02,000। तो आपने किया 5 लाख माइनस 4,02,000 विच इक्वल टू 98,000। तो आपने बोला ये 98 का 98 तो कैश में है, पर यहां पे आपको पता चला कि इसमें जो 10,000 का प्रॉफिट है वो तो स्टॉक में फंसा हुआ है, क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ गया है। तो यहां पे भी आप देखो 30,000 था, 40,000 था, तो आप बोलेंगे ये जो स्टॉक है 10,000 का प्रॉफिट जो है, 10,000 का कैश तो यहां पे फंसा होगा, क्योंकि ये आपने कैश में परचेज, हम एज्यूम करें कैश में परचेज किया होगा। तो कैश 10, ये 30,000 ओपनिंग था ही, अब ये 40,000 हो गया, तो हम एज्यूम करेंगे 10,000 वहां पे कैश फंस गया, 10,000 कैश वहां पे फंस गया। तो हम क्या करेंगे सर, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लेस करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में 10,000 रुपए का इंक्रीज हुआ, तो हम बोलेंगे कैश तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000 तो यहां पे फंस गया। मेकिंग सेंस? हाँ सर, ये भी हो गया। अब देखो, अब मैं पहले सेल को लूंगा। ये हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। हाँ सर, मैंने एज्यूम किया था ये ओपनिंग था 30,000, अब मेरा स्टॉक हो गया है 40,000, इट मीन 10,000 को मैंने कैश में परचेज कर दिया होगा एक्स्ट्रा स्टॉक। तो जो 10,000 का था उससे क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हुआ, क्योंकि एक्रोल बेस पे था ये 98,000, इसमें जो 10,000 तो है वो तो कैश बेस पे फंस गया है, तो वो मैं लेस करूंगा इंक्रीज इन स्टॉक करके। या ऐसे भी याद रखो, स्टॉक 30,000 का था, अब 40,000 का हो गया, तो हम एज्यूम करेंगे 10,000 का 10,000 कैश में परचेज कर दिया है, तो 10,000 का फंस गया होगा ऑपरेटिंग से, तो ऑपरेटिंग से कैश 10,000 कम आया होगा। अब मैं देखूंगा परचेज और सेल्स को। मेरी सेल्स है 5 लाख की, अब मैं देखूंगा डेटर के बारे में कुछ लिखा है। हाँ सर, डेटर के बारे में लिखा है 25,000 पहले थे, अब 20,000 है। तो यहां पे मैं मानूंगा, अगर मैं एज्यूम करूंगा कैश सेल्स है 5 लाख, इट मीन सेल तो पूरा का पूरा कैश आ ही गया। हाँ सर, वो एजम्पशन ठीक है। यहां पे मैं अगर देखूंगा डेटर से पिछले साल मैंने 25,000 लेने थे, अब मैं बोल रहा हूं 20,000 ही लेने, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ उसने 5,000 रुपया तो और दे दिए, इट मीन उसने इस साल 5,000 दे दिए ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये तो 5 लाख तो आए ही आए, और इसके बगैर भी डेटर ने मुझे 5,000 रुपया दे दिए हैं, तो ऐड करूंगा डिक्रीज इन डेटर, ऐड करूंगा डिक्रीज इन डेटर। डेटर ने तो 5,000 दे दिया ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश बड़ा होगा कम होगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश बड़ा होगा, तो डिक्रीज इन डेटर जो है वो ऐड करूंगा 5,000। हो गया सर? हाँ सर, सेल वाला पॉइंट होगा, ये 5 लाख है, 5 लाख पूरे आए हैं, और यहां पे देखो डेटर कम हो गए 5,000 से, मीन 5,000 और एक्स्ट्रा आ गए टोटल ऑपरेटिंग से। एक तो कैश सेल होगी आपकी 5 लाख की, और डेटर ने आपको 5,000 दे दिए। ये हमारी एजम्पशंस है, और प्रैक्टिकली कुछ और भी हो सकता है कि डेटर ने उधार पे लिया था, बट नेट इंपैक्ट तो यही हुआ कि ये 5 लाख भी आए और एक्स्ट्रा 5,000 भी आए, जो हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन डेटर हो गया, उसके बाद मेरा बचा परचेज वाला। यहां पे मेरी पहली एजम्पशन है कि परचेजेस पूरा का पूरा 4,12,000 जो है वो मैंने कैश में परचेज कर दिया है। बट फिर मैं क्रेडिटर के पास आता हूं। जब मैं क्रेडिटर के पास आता हूं, मैं देखता हूं क्रेडिटर जो है मेरे 50,000 के थे, क्रेडिटर मेरे जो थे वो 50,000 के थे पिछले साल, अब वो 72,000 के हुए। इट मींस 22,000 जो है, 22,000 का मैंने कैश में परचेज नहीं किया है, 22,000 का मैंने उधार में परचेज किया है। यहां पे मैंने ये 10,000 माना नकद में, ठीक है मैंने ले लिया नकद में, बट ओवरऑल पर जो दूसरा इंपैक्ट देखूंगा कि 50,000 से ये 72,000 हो गए। तो मैं जो बोल रहा था ये 4,12,000 मैंने कैश में परचेज किया होगा, ये वैलिड एजम्पशन नहीं है। इसमें से अगर देखा जाएगा ओनली 3,92,000 मैंने कैश में परचेज किया है। ये मेरी नेट परचेज थी 3,90,000, तो इट मीन्स मैंने 3,90,000 ही कैश में परचेज कर दिया। क्यों? ये देखो, ये 50,000 थे, अब 72,000 हो गए। इट मीन्स 22,000 का स्टॉक जो है मैंने उधार में परचेज कर दिया है। 22,000 का मैंने उधार में परचेज किया था। उधार में परचेज किया होगा, मैं तो अभी तक जितनी भी एजम्पशन लेगा उसके हिसाब से मैं बोल रहा था मैंने कैश में परचेज किया, अब तो मैंने वो कैश में परचेज नहीं किया, वो उधार में परचेज कर दिया। तो 22,000 से क्या होगा, मेरा कैश और बढ़ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि वो मैंने उधार में परचेज किया है। तो ऐड करूंगा मैं इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर। बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो रखते हैं डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज में वो कंफ्यूज होते हैं कि डेटर अगर डेटर से अगर
डेटर को अगर हम डेटर से पैसा आया होगा, डेटर कम होंगी तो उसको हमने इंक्रीज करना है, क्रेडिटर कम हुआ होगा तो उसको इंक्रीज करना है, क्रेडिटर बड़ा होगा तो उसको डिक्रीज करना है। इस इंक्रीज के चक्कर में उनको याद नहीं रहता एग्जामिनेशन डे में इंक्रीज करना था, डिक्रीज करना है। तभी मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं देखना है, इसको लॉजिकली देखना है। वैसे तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा ऑनेस्टली, इसको लॉजिकली याद रखना है। अगर ये 50,000 है, ये 72 हो गया, इट मीन जो मैंने इंडायरेक्ट मेथड से ये एजम्पशन ले ली कि ये 39,000 में जो परचेजेस थी वो पूरी कैश परचेज थी, वो एजम्पशन गलत है। उसमें से 22,000 की जो परचेज है वो तो क्रेडिट में है, इट मीन्स कैश 39,000 प्लस 22,000, तो मैंने तभी ऐड कर दिया। तो इन सबको जब मैं टोटल करूंगा तो मुझे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से करना होता है। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया जिस तरह से मैं आपको हर एक चीज को एनालाइज करने थे। इस पे आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, 12th की बात करूंगा। तो आपको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा, बैलेंस शीट दी होगी और हो सकता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आपको उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत आसान है, उसमें कुछ टाइम लगता नहीं है। रात के 12 बज गए हैं इस वक्त मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने दे दी। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। कल के लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, जो आपकी बुक है वहां से क्वेश्चंस लेंगे और कुछ छोटे छोटे इश्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे कि वो ऑपरेटिंग में आएंगे या इन्वेस्टिंग में आएंगे या फाइनेंस में आएंगे। आप उन लेक्चर्स को भी देख लेना अगर आपको, और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप 12th वाले ये देखोगे, अभी तो मैं 12th के लिए गौर कर रहा हूँ, आप 12th वाले या सीए वाले, हर किसी के लिए है, कॉमन है और उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंटरेक्ट मेथड में इसी चीज में होती है, तो तभी मैंने एक एक चीज को एनालाइज करके आपको बताया उसका रीजन क्या होगा। कल हम डिटेल में करेंगे एक एक क्वेश्चन, ऑपरेटिंग पे, फिर इन्वेस्टिंग पे, फिर फाइनेंसिंग पे, और कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है इस पे, वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा और होपफुली 1-2 लेक्चर में हम इसको, और 2-3 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में मिलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ।